इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी 2010 के साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स से है, गैल्वेनोमीटर से है। पूछा है कि चल कुंडली धारा मापी में विद्युत धारा आई एवं कुंडली के विक्षेप में संबंध होता है। मतलब आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसमें करंट आई और उसमें जो कुंडली है मतलब जो कॉइल है उसमें डिफ्लेक्शन में रिलेशन बताना है। तो देखिए, जब कोई अगर कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी जाए और उसमें करंट आई पास किया जाए तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन थीटा और करंट आई में रिलेशन क्या बनता है, वो आपका रिलेशन बनेगा टाउ इज इक्वल टू होता है टार्क टाउ इज इक्वल टू मतलब बल आघूर्ण इज इक्वल टू एन आई ए बी। यहाँ पे एन है नंबर ऑफ टर्न, आई है करंट, ए है एरिया, बी है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द के थीटा। के कांस्टेंट है, थीटा वही डिफ्लेक्शन है। और यहाँ से अगर आप आई इज इक्वल टू करंट विद्युत धारा आई इज इक्वल टू लिखेंगे के थीटा अपॉन एन ए बी। ये सीधे फार्मूला है, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो करंट जो है विद्युत धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डिफ्लेक्शन थीटा के हो जाएगी, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति का लिफ्ट में भार जब यह स्थिर है तथा जब यह एक समान त्वरण ए से नीचे जाती है का अनुपात 3:2 है तो ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझिए। एक लिफ्ट है, उसमें एक व्यक्ति है। मान लीजिए कि ये लिफ्ट है, उसमें ये व्यक्ति है, ठीक है। अब जब केस बता रखा है कि जब ये लिफ्ट स्थिर है, एक केस है कि पहला बता रहा है कि लिफ्ट स्थिर है तब इस व्यक्ति का भार लिफ्ट में, और दूसरा बता रखा है जब लिफ्ट एक समान त्वरण ए से नीचे आ रहा है, नीचे जा रही है, लिफ्ट ए से नीचे जा रही है, उस समय जो है आपका जो भार है व्यक्ति का वो रेशियो दे रखा है इन दोनों का। मतलब W1 मान लो, स्थिर वाला का भार W1 मान लें, जब नीचे आ रही है तो उसका मान वेट W2 मान लें, तो रेशियो है 3:1। और इसमें जो आपका अगर स्थिर है लिफ्ट तो M जो है आप M और G नीचे लगेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। जब स्थिर है तो स्थिर केस में W इज इक्वल टू mg हो जाएगा, और नीचे आ रही है तो ये mg माइनस ए हो जाएगा। ए त्वरण से नीचे आ रही है लिफ्ट तो जो वेट हो जाएगा mg माइनस ए हो जाएगा। बस इसी को बराबर कर देना है। W1 अपॉन W2 रेशियो दे रखा है सवाल में ऑलरेडी, कितना है 3:2 का अनुपात है। हमको पता है जब स्थिर है लिफ्ट तो वेट mg के बराबर होगा, जब नीचे आ रही है एक्सेलरेशन से तो वेट mg माइनस ए होगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/2 इज इक्वल टू g माइनस ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, देखते रहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका मिल जाएगा 3g माइनस ए, इधर आ जाएगा 2g, 3g माइनस 3a इज इक्वल टू 2g। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 3g माइनस 2g इज इक्वल टू 3a, ये 2g है, इज इक्वल टू 3a, और ये g इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और a इज इक्वल टू g/3 आ जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन g/3 से लिफ्ट नीचे आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। अब इस केस में लिफ्ट का क्या केस बन सकता है उसको ज़रा देख लीजिए। लिफ्ट में अगर स्थिर है तो वेट mg होगा। लिफ्ट अगर अब वेट इज इक्वल टू mg प्लस माइनस ए हो सकता है, प्लस माइनस ए। अब ये प्लस कब लगाना है, ये माइनस कब लगाना है, इसमें आपको W इज इक्वल टू mg माइनस ए, जो कि ये क्वेश्चन ही है। जब नीचे जा रही है लिफ्ट तो mg माइनस ए लगाना है, वेट इज इक्वल टू, और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो mg प्लस ए, तब ऐड करना है। तो इसीलिए जब कभी भी लिफ्ट में बैठो और वो लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो उस समय थोड़ा सा वेट ज़्यादा फील होता है कि वेट भारी हो गया है, और जब नीचे आती है तो थोड़ा हल्का फील होता है, ठीक है। और वेटलेसनेस से पता ही है, जब लिफ्ट फ्री फॉल हो जाए मतलब लिफ्ट की जो रस्सी है टूट जाए तो उसमें जो हो जाएगा आपका वेटलेसनेस, भारहीनता का फीलिंग होती है। तो ये आपका केस हो गया लिफ्ट वाला, और लिफ्ट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरे का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 3, एक गेंद एक मेज पर बिना फिसले हुए लुढ़क रही है, इसकी ऊर्जा का घूर्णन गति से जुड़ा भाग होगा। ओके, तो अगर एक गेंद मेज पर बिना फिसले विदाउट स्लिपिंग के रोल कर रही है, यानी कि आपका जो गेंद है वो सॉलिड स्फीयर का काम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है। प्योर रोलिंग का मतलब अगर ऐसी रोलिंग हो रही है जिसमें स्लिपिंग नहीं है, रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग के, तो उसको बोलेंगे प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग का जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी है आपका, सीधे फार्मूले बेस्ड है। काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग के इक्वल टू होता है हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ mv² ऐसे दे देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गया। और ये रोलिंग मोशन के लिए जो आपको मोमेंट इनर्शिया चाहिए, चूँकि बॉल है, बॉल यानी कि सॉलिड स्फीयर है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2y5mr², 2y5mr² इंटू 2y5mr²। ये आई की जगह पे हो गया, ओमेगा² पहले ऑलरेडी था तो वो रहने देते हैं उसको। अब इसमें क्या हो जाएगा, हाफ mv² कॉमन हो जाएगा, चूँकि v बराबर होता है r ओमेगा। ठीक है, तो r² ओमेगा² इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा² ना, सॉरी ओमेगा, हाँ v बराबर r ओमेगा, सही तो है। तो v बराबर अगर आप r ओमेगा लिख सकते हो, यहाँ r² ओमेगा² की जगह पे v² लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी किसका आ जाएगा क्या, नीचे आपको हाफ mv² प्लस हाफ इंटू 2y5mv²। अब हाफ mv² और ये हाफ mv² कॉमन ले लेते हैं, चूँकि दोनों सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हाफ mv² कॉमन हो गया, अंदर बचा क्या 2y5। तो ये 2y5 आपका जो है यही रोलिंग में इतनी ऊर्जा लगेगी, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन कर जाएगा, तीसरे का 2y5 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये आपको 2y5 तीसरे का फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है, तीसरे का फर्स्ट 2y5। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के दो परिक्रमण प्रति सेकंड की गति से चलता है, तो कण के त्वरण मीटर पर सेकंड में होगा। देखो ध्यान देना यूनिट का, यूनिट हमको कण का जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ए बराबर हमको पता है ओमेगा² ओमेगा इक्वल टू 2πn रखेंगे, आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट यहाँ पे आपका जो रेडियस दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, और जो पूछा है कण का त्वरण वो मीटर पर सेकंड में पूछा है। ये खास है, ये मेन पॉइंट है, यूनिट कन्वर्जन ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, रेडियस को सेंटीमीटर में दिया है और आंसर आपको मीटर में निकालना, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सीधी सी बात है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो रेडियस आपका जो आपका ये वृत्त है, जिसका रेडियस इन्होंने दे रखा है कितना, इनका रेडियस दे रखा है इन्होंने सेंटीमीटर में, रेडियस r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको हम अगर मीटर में बदलेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 25/100 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर मीटर में रेडियस आप 25 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, और रेडियस इक्वल टू 1/4 मीटर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे, आगे एक्सेलरेशन हम निकालेंगे। हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला आपको लग जाएगा क्या, ए इज इक्वल टू हो जाएगा r ओमेगा²। आर को रेडियस जो वृत्ति की त्रिज्या है वो आर का मान यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू, चूँकि हमको पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πn, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2πn का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो r वही रहेगा, 2 2 जा 4π² n², 4π² n² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में चक्कर भी दे रखा है ना, कितने परिक्रमण प्रति सेकंड कर रहा है, 2 परिक्रमण होता है, 2 चक्कर। यन की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखा है। यन क्या होता है, रिवॉल्यूशन, कितना चक्कर लगा रहा है, कितना परिक्रमण कर रहा है, वो यन होता है। तो यन की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखा है, तो यन इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 2 रखना है। आर की वैल्यू इन्होंने 1/4 दे रखा है, यन की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखा है। बस इसमें आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो आर इज इक्वल टू 1/4 मीटर में है। 4 को तो 4 रहने देते हैं, पाई को पाई, चूँकि पाई में है तो π² को पाई में रहने देते हैं। यन का मान इन्होंने दे रखा है 2 परिक्रमण पर सेकंड है सवाल में, तो यन की वैल्यू 2 है, यन² और 2²। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/4, 4π² को भी काटेंगे नहीं,
ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। यही आपका आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। इतने मीटर पर सेकंड से जो कण का त्वरण होगा ये 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड होगा। और ये आपका ऑप्शन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का 4th ऑप्शन में दिख रहा है। अब कैसे करना है, सिंपल सा, इसमें बस यूनिट कन्वर्जन करना है। आर का मान सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। और ये जो 2 परिक्रमण पर सेकंड दिया है, या एन का मान दे रखा है ये, ठीक है। बस उसके बाद ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर लगाना। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है, तो उसके बाद ओमेगा की वैल्यू रख के आपको एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो 4 का 4th करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर है। यदि पूरे उपकरण को 4/3 अपवर्तनांक के पानी में डुबो दिया जाए तो ज्यामितीय विन्यास में कोई विक्षोभ किए बिना नई फ्रिंज की चौड़ाई होगी, मतलब न्यू फ्रिंज विड्थ हमको बताना है। और ये क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए YDSC एक्सपेरिमेंट में आपका फ्रिंज विड्थ दे रखा है कितना, फ्रिंज विड्थ दे रखा है β1 दे रखा है 0.4 मिलीमीटर। फिर बोल रहा है कि यदि जितना भी आपका सेटअप है जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, उसको पानी में डुबो दिया गया है, तो पानी में डुबोने से पहले इसका जो अपवर्तनांक था μ1 O1 था। जब पानी में डुबोएगा तो पानी में डुबोने के बाद इसका जो अपवर्तनांक हो गया 4/3 हो गया, 4/3। अब इस बिना कोई ज्यामितीय विन्यास में कोई परिवर्तन किए, मतलब ना ही आपने स्मॉल डी में ना ही कैपिटल डी में चेंज किया, तो आपको फ्रिंज विड्थ β2 का मान बताना है। तो हमको फार्मूला पता है, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू होता है क्या, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन म्यू इंटू स्मॉल डी। इसमें किसी में ना वेवलेंथ ना कैपिटल डी ना स्मॉल डी किसी में चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ β1 आपको दिया गया है, μ1 μ2 दिया रखा है, β2 पूछा है। तो बीटा और म्यू में रिलेशन कैसा है, इन्वर्स का रिलेशन है, इन्वर्स का रिलेशन है। फ्रिंज विड्थ और अपवर्तनांक में इन्वर्स का रिलेशन है। यानी हम अगर लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं β1 अपॉन β2 इज इक्वल टू द μ2 अपॉन μ1, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। β1 अपॉन β2 इज इक्वल टू द μ2 अपॉन μ1। अब इसमें डाटा पुटअप करेंगे तो β1 कितना दे सवाल में दे रखा है 0.4 मिलीमीटर, β2 हमको निकालना ही है। और μ2 आपका दे रखा है 4/3, जब पानी में डुबो दिया गया उसके बाद का अपवर्तनांक, और पहले 1 ही था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है 1 का, इसको हटाते हैं, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4 × 3 इज इक्वल टू द 4 β2, यानी कि 1.2 × 4 β2, और β2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.3। किस में था, मिलीमीटर में था, तो ये मिलीमीटर में 0.3 मिलीमीटर आएगा आंसर। तो आप देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे सिंपल सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है, बीटा इज इक्वल टू द ये वाला लैम्डा कैपिटल डी अपॉन म्यू इंटू स्मॉल डी, और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू के होगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट आएगा इसमें, 0.3 मिलीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 0.3 मिलीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 क्वेश्चन है, ये तो और सिंपल क्वेश्चन है। जितनी भी क्वेश्चन है लगभग सब अप्रॉक्सीमेटली फार्मूलेटेड क्वेश्चन है, सीधे फार्मूला आपको पता है, अप्लाई करना आना चाहिए फार्मूला बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाइट्रोजन तथा हीलियम गैस में 300 केल्विन ताप पर ध्वनि की चालों का अनुपात है। ओके, यानी कि इन्होंने दे रखा है, मतलब पूछ रखा है कि नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस गैसों में 300 केल्विन ताप पर, मतलब इतने टेम्परेचर पर, 300 केल्विन टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ द साउंड का रेशियो हमको बताना है। स्पीड ऑफ द साउंड का रेशियो बताना है, किसका किसका, नाइट्रोजन गैस का और हीलियम गैस का, नाइट्रोजन गैस का और हीलियम गैस का। अब हमको पता है स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल टू होता है, स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैसियस मीडियम होता है क्या, v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में गामा RT अपॉन यम। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, 300 केल्विन है, दोनों गैस 300 केल्विन पर ही है ना, दोनों गैस 300 केल्विन, टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा है। यहाँ पे बदल क्या रहा है, मास बदल रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बदल रहा है। तो अगर हम स्पीड ऑफ साउंड और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस में रिलेशन देखें तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, यही होगा। ठीक है,
अब मॉलिक्यूलर वेट आपका नाइट्रोजन का पता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट आपका होता है 14 और हीलियम का होता है कितना, हीलियम का आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट 4। ओके, एक वेरी सॉरी लिटिल मिस्टेक है, आपका नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 28 होगा ना, एक सिंगल नाइट्रोजन का 14 होता है, दो नाइट्रोजन 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर देते हैं सिंपल सा, वेलोसिटी ऑफ द नाइट्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द हीलियम इज इक्वल टू द, अच्छा अब नाइट्रोजन को सिंगल नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल एटॉमिक नाइट्रोजन हो जाएगा, वो गैस नहीं होगी। ठीक है, अगर नाइट्रोजन आप गैस लिख रहे हो तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन आपको लिखना ही पड़ेगा, और हीलियम चूंकि इनर्ट गैस में आता है तो हीलियम सिंगल एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, तो ध्यान देना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि बुक का जो सोल्यूशन दे रखा है मैनी मिस्टेक है उसमें, प्रिंटेड मिस्टेक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती किया है, मतलब प्रिंट में मिस्टेक हुई होगी। ओके, तो ये चीज़ है, आप नाइट्रोजन को सिंगल नाइट्रोजन गैस नहीं बोल सकते, नाइट्रोजन एटॉमिक ही तो हो जाएगी ना, नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में होती है, एटॉमिक फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा N2 गैस। हीलियम जो है इनर्ट गैस में आएगी कंसिडर, तो हीलियम सिंगल एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन N2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 28 होगा, हीलियम का 4 होता है, ये टाइम वेट पता ही है। अब इसमें लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीलियम ऊपर लिखेंगे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नाइट्रोजन, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द नाइट्रोजन गैस अपॉन वेलोसिटी ऑफ द हीलियम गैस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम 4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नाइट्रोजन 28, सिंप्लीफाई करेंगे √1/7 आ जाएगा, यानी √1/7 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड, √1/7। सिंपल सा था फार्मूला, V बराबर √γ/RT/m से आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, या V बराबर √3RT/m भी लगा सकते थे आप, तो बस वेलोसिटी और टी में आपको रिलेशन। अच्छा, टेम्परेचर अगर वेरी कर देता तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T लगाते, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट करके रखा हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में तरंगदैर्घ्य λ1 का प्रथम निम्नलिखित तरंगदैर्घ्य λ2 के तीसरी उच्चिष्ट से संपाती है, तब क्या रिलेशन होगा आपका तरंगदैर्घ्य में, ये पूछ रखा है क्वेश्चन ने। ये आपका डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है, विवर्तन से। तो विवर्तन में एक निम्नलिखित दे रखा है, एक उच्चिष्ट दे रखा है, तो निम्नलिखित मतलब मिनिमा के लिए जो फार्मूला होता है, और एक मैक्सिमा कंडीशन है, फर्स्ट मिनिमा और थर्ड मैक्सिमा। ठीक है, तो मिनिमा के लिए जो आपका फार्मूला है n λ इज इक्वल टू द a sin थीटा, किसी बुक में b sin थीटा, d sin थीटा हो सकता है। और यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम के लिए फार्मूला होता है nth, अगर nth मिनिमा है तो आपका हो जाएगा a sin थीटा बराबर n लैम्डा, या n लैम्डा इज इक्वल टू a sin थीटा, ये मिनिमा के लिए हो गया, nth मिनिमा के लिए हो गया ये। ठीक है, और nth मैक्सिमा के लिए आपका जो फार्मूला बनेगा nth मैक्सिमा के लिए वो बनता है आपका a sin थीटा इज इक्वल टू द 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू द a sin थीटा। अब फर्स्ट मिनिमा यानी कि क्या रखा तरंगदैर्घ्य, प्रथम निम्नलिखित मतलब फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट में n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 लैम्डा इज इक्वल टू द a sin थीटा। ठीक है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू द साइन थीटा आ रहा है ना, लैम्डा इसको 1 मान लेते हैं, λ1 इज इक्वल टू द a sin थीटा, ये मिनिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए ऐसे थर्ड मैक्सिमा कौन सा, तीसरा मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा यानी n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 2 × 3 + 1 लैम्डा अपॉन 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इधर a sin थीटा तो है ही, तो 2 3 6 7/2 लैम्डा a sin थीटा, इसको काटेंगे तो 3.5 आ जाएगा, 3.5 2 3 6 2 5 10 लैम्डा, इसको 2 कर लेते हैं, λ2 अपॉन a sin थीटा। अब देखिए a sin थीटा ये भी है, a sin थीटा ये भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर कोई क्या बाद में कर रहा है, ये दोनों जो आपके फर्स्ट मैक्सिमम थर्ड मिनिमा एक संपाती हो रहे हैं, यानी ये दोनों इक्वल हैं, और इक्वल दिख भी रहे हैं आपको, a sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड λ1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 λ2, ये रिलेशन आपका बनेगा। λ1 इज इक्वल टू द 3.5 λ2, ये आपका ऑप्शन किस में दिख रहा है, λ1 इज इक्वल टू 3.5 λ2, थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, आपका विवर्तन से क्वेश्चन है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है, नियत वेग v से गतिमान यम द्रव्यमान की एक वस्तु उसी वेग v से विपरीत दिशा में गतिमान यम द्रव्यमान की दूसरी वस्तु से टकराई है तथा उससे चिपक जाती है, तो टक्कर के बाद संयुक्त वस्तु का वेग होगा। मतलब कोई यम द्रव्यमान की एक वस्तु है, मान लो यम द्रव्यमान की ये वस्तु है जो v वेग से जा रही है, उसी वेग से उतने ही द्रव्यमान की एक और वस्तु विपरीत दिशा से इधर से आ रही है। अब दोनों क्या कर गए, दोनों गए टकरा, और दोनों टकराने के बाद इधर से ये v बराबर पॉजिटिव v से आ रही थी और इधर से v बराबर निगेटिव, मतलब चूँकि दिशा विपरीत है ना, स्पीड तो बराबर है ना, निगेटिव वेलोसिटी से उतने से आ रही थी इधर, और दोनों टकरा गए। दोनों चूँकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों टकराने के बाद इनकी नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वैसे आपको समझ में आ रहा है, नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी। नहीं तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हो। वैसे आपको लॉजिकल है कि मतलब दो वस्तुएं अगर एक समान द्रव्यमान की हैं और एक समान स्पीड से आ रही हैं, आमने सामने से जस्ट उनकी टक्कर हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों की जो हो जाएंगी, उनका जो वेग हो जाएगा, नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये मोमेंटम पूछता तो मोमेंटम अलग 2mv आ जाता है। कैसे? क्योंकि मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है, नेट मोमेंटम इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल आपका p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो आप क्या करेंगे, mv इनिशियल वेलोसिटी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, m u या इसको m v, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी v हो जाएगी और फाइनल जो है v निगेटिव v हो जाएगी, तो m v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m v मोमेंटम जो आपका नेट मोमेंटम 2mv। लेकिन मोमेंटम की यहाँ बात नहीं है, तो मोमेंटम हम नहीं कर रहे हैं। नेट वेलोसिटी वो लॉजिकल है आपका, नेट वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 यानी 0, 8वें का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मोमेंटम पूछता तो 2mv हो जाता। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे वेग पूछा है, वेलोसिटी पूछा तो 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।